Good morning, student. Today we are going to start a new chapter. It's a dissolution of a partnership. बेटा जिस तरह से हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था, देखो कि वहां पे हमने ये केस सीखा था कि कोई पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है। तो इस तरह से एडमिशन और रिटायरमेंट के साथ साथ पार्टनरशिप के अंदर डिसोल्यूशन भी होती है। डिसोल्यूशन का मतलब है कि वहां पे समाप्ति हो रही है, मतलब जो पार्टनरशिप चल रही थी वो क्या हो रही है, डिसोल्व हो रही है, खत्म हो रही है। कोई भी रीजन हो सकता है। देखो आपके सामने एक पिक्चर भी लगा रखी है, जैसे ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि पार्टनर एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, एक दूसरे की बातों से सेटिस्फाई नहीं है। तो इस रीजन से वो क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं। जितने भी पर्सन थे उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट था वो क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो इट्स अ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। कोई भी रीजन हो सकता है बेटा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई इलीगल काम कर रहे हो तो कोर्ट ने नोटिस दे दिया, भाई ये फर्म बंद कर दो। ऐसा भी हो सकता है कि उस कंपनी के कंटिन्यू लॉसेस में जा रही है, तो इस कारण से कोर्ट नोटिस दे सकता है कि ये फर्म बंद कर दो। कोई भी रीजन हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बट जब उनकी पार्टनरशिप खत्म हो रही है वो क्या कहलाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। ओके, देखो इससे रिलेटेड थ्योरी का कंसेप्ट भी लिख रखा है। कहता है व्हाट इज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या है? When the relationship between all the partners of the firm comes to an end, this is called the dissolution of the firm. कहता है कि जब जो रिलेशन है, किसका, पार्टनर्स का जो रिलेशन है, फर्म का रिलेशन है, कम टू एन एंड, मतलब लास्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है, दिस इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। उनका रिलेशन जब समाप्त हो रहा है तो वो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कहलाएगा। Section 39 of the Indian Partnership Act provides that the dissolution of the partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of a firm. कहता है कि जितने भी पार्टनर्स वहां पे काम कर रहे थे, सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप के अंदर अगर डिसोल्यूशन हो जाता है, मतलब उनकी पार्टनरशिप समाप्त हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसका मतलब जितने भी पर्सन काम कर रहे थे, लाइक एज ए बी सी, तीनों की पार्टनरशिप खत्म होगी। जब पार्टनरशिप ही नहीं रही बेटा तो फर्म कहां से रहेगी। तो इसका मतलब कि जब उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो फर्म अपने आप समाप्त हो जाती है। इट इज इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द पार्टनर्स। पूरी की पूरी तरह से क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट चुकी है किनके बीच में, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप, पार्टनर्स में जो भी रिलेशन था वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गया, खत्म हो गया। तो इसका मतलब वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोड ऑफ डिसोल्यूशन, टू वे, बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जो डिसोल्यूशन है हमारा वो दो तरीकों से हो सकता है। एक तो हमें कोर्ट ऑर्डर करे, भाई ये फर्म खत्म करो। एक अपनी मर्जी से हम क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म को खत्म कर रहे हैं विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। ठीक है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, ओनली द एग्रीमेंट इज डिसॉल्व, नो फिजिकल डिस्पोजल टेक प्लेस। जो एग्रीमेंट था उनके बीच में वो क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। द पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू रन द बिजनेस विद ए न्यू एग्रीमेंट। अब जो पहले वो पार्टनरशिप कर रहे थे उस एग्रीमेंट को डिसॉल्व कर दिया गया, लेकिन अगर वो बंदे दोबारा से चाहते हैं, वो पर्सन दोबारा से चाहते हैं अपनी फर्म को बनाना, तो उनके बीच में एक नया एग्रीमेंट करना होगा। लिमिटेड इफेक्ट ऑन एम्प्लॉइज और डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस। इनके एम्प्लॉइज के ऊपर एक लिमिटेड इफेक्ट पड़ेगा, डेटर्स के ऊपर और क्रेडिटर्स के ऊपर। बाकी अच्छे से क्लियर होगा हमें जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। Many dissolutions of agreement can take place during the life of the partnership business. बहुत सारे एग्रीमेंट क्या करते हैं, उस टाइम अपीयर होते हैं जब हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे होते हैं। एडमिशन, रिटायरमेंट और द डेथ ऑफ ए पार्टनर कैन रिजल्ट इन द कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। मतलब जो एडमिशन और रिटायरिंग के टाइम हमने एग्रीमेंट कर रखा था, उन सब के टाइम क्या होता है, वो खत्म कर दिए जाते हैं डिसोल्यूशन में। वो तो पार्टनरशिप थी बेटा। अब कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होना का क्या मतलब है, देखो, द फर्म इज डिसॉल्व बाय द सेलिंग ऑफ एसेट्स एट द सेटलिंग द लाइबिलिटीज। जो फर्म होगी डिसॉल्व होगी कब, जब वो अपनी एसेट्स को क्या कर रही है, सेल कर रही है और लाइबिलिटीज को पे कर रही है। लाइक टेक एन एग्जांपल, जैसे हम मान लो एट प्रेजेंट हम दिल्ली में रह रहे हैं, अगर दिल्ली छोड़ के हम कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं,
मान लो हम बॉम्बे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारे घर का सामान है हम बॉम्बे ले जाके क्या करेंगे, हम अपनी जितनी भी एसेट्स हैं वहीं क्या करके जाएंगे, बेच के जाएंगे। और उसके साथ साथ मान लो मैंने अपने आस पड़ोस से, अपने नेबर से मैंने उधार कर रखा था, बोरो कर रखा था कुछ, तो मुझे वो भी क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अपनी लाइबिलिटी भी पे करके जा रहा हूँ। तो यही तो मतलब हुआ कि जब फर्म डिसॉल्व होती है तो अपनी एसेट्स को बेचती है और अपनी लाइबिलिटी की सेटलमेंट करती है। द पार्टनर्स विल डिसकंटिन्यूज द बिजनेस। पार्टनर्स क्या करेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे अपने बिजनेस को, मतलब जो उनका बिजनेस चला रहे थे वो उसे खत्म कर देंगे। Since the business is closed down, it affects the workers, debtors and the creditors of the firm. जब बिजनेस बंद होगा तो वो अफेक्ट डालेगा किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, डेटर्स के ऊपर और क्रेडिटर्स के ऊपर। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैन टेक प्लेस ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस। एक ही बार होगा, बार बार कैसे होगा, डिसोल्यूशन खत्म कैसे होगी बार बार। जब एक बार हमने डिसोल्यूशन कर दिया एक फर्म का तो वो फर्म तो खत्म होगी ना हमारी, तो इस तरह से एक ही बार होगा। None of these events can lead to an compulsory dissolution of the firm। मतलब कंपल्सरी होगा, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना घटित होने के कारण कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। देखो आगे, कोर्ट भी हमें दे सकता है डिसोल्यूशन, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं भाई, कोई भी रीजन हो सकता है, या कोर्ट भी दे सकता है और हमें अपनी मर्जी से भी क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े से टॉपिक थे हमारे जब हम डिसोल्यूशन कर रहे थे। अब कहता है कि जब हम फर्म को डिसोल्व करते हैं बेटा, तो हम एसेट्स और लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट करके चलते हैं। तो ये ध्यान रखना, देखो एसेट्स के अंदर हमें 4-5 बातें याद रखनी है। क्वेश्चन इसके कल ही ट्राई करेंगे बच्चे। आज ये ट्रीटमेंट सीख रहे हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। देखो एसेट्स का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहली बात ये याद रखनी है कि वो एसेट्स जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं आप साथ साथ नोट्स में अपने, कि वो एसेट्स जो हम अपनी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें क्या किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट क्या है बेटा, जिस तरह से हमने ये देखा था कि एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम हम कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हम अपनी एसेट्स की और लाइबिलिटीज की दोबारा से वैल्यू को क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। बट यहाँ जब हम अपनी फर्म को डिसोल्व कर रहे हैं तो डिसोल्व करते टाइम हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है कि हमारी जितनी भी एसेट्स हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सभी की सभी क्या हो रही है, खत्म हो रही है, डिसोल्व हो रही है। तो इस कारण से हम क्या प्रिपेयर करके चलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करके चलते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे वो एसेट्स रिकॉर्ड की जाती हैं जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो एसेट्स रिकॉर्ड करनी है जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम, और रिकॉर्ड कहाँ करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब कहते हैं कि कैश में कन्वर्ट होने वाली एसेट्स और कौन सी एसेट्स होती हैं, लाइक फिक्सटिशियस एसेट्स। फिक्सटिशियस एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं किया जाता, ठीक है। अब ये फिक्सटिशियस एसेट्स कौन सी होती हैं बच्चे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक एज एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में एसेट साइड ये चीजें गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे। फिर कहाँ करोगे ट्रांसफर, इसे इसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। अपनी नोटबुक पे नोट कर लो बच्चे, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2-3 ही है एसेट से रिलेटेड। देखो फर्स्ट तो यही आया कि कैश में कन्वर्ट होने वाली एसेट्स, जिन एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं लाइक एज फर्नीचर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, तो उन एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में शो करके चलेंगे। और फिक्सटिशियस एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अकाउंट्स के अकॉर्डिंग जो फिक्सटिशियस एसेट्स होती हैं वो एसेट्स ही नहीं है, मतलब क्या है, क्योंकि हम इसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस होगा, ये चीजें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी। कहाँ जाएंगी फिर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी, ओके। सेकंड पॉइंट इसी के साथ साथ
कि अगर किसी भी एसेट्स के ऊपर प्रोविजन बनाया जाता है, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, किसके ऊपर बनाते हैं बच्चे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स? डेटर्स के ऊपर बनाते हैं। तो लाइन भी यही बोली कि किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर प्रोविजन बनाया जाता है, लाइक एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरह से किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर प्रोविजन प्रिपेयर किया जाता है तो कहता है कि एसेट्स की आप ग्रोस वैल्यू मेंशन करोगे और जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड मेंशन करोगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ देखो, जैसे डेटर्स हमें दे रखे हैं 20,000 के, प्रोविजन दे रखा है 2,000 का, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है 18,000 आ गई, तो ग्रोस वैल्यू कितनी हुई हमारी 20,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट में 20,000 लिखेंगे डेटर्स डेबिट साइड, और प्रोविजन लिखेंगे हम कहाँ पे क्रेडिट साइड 2,000। ठीक है, तो यही आप पॉइंट नोट कीजिए बच्चे साथ साथ कि एसेट्स के ऊपर अगर प्रोविजन क्रिएट किया जाता है तो जो जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, तो एसेट्स की ग्रोस वैल्यू कहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड, और जो प्रोविजन है वो कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। जैसे एग्जांपल लिखा कि 20,000 के डेटर्स से 2,000 का प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, तो डेटर्स तो मेंशन कर दिए 20,000 के और प्रोविजन मेंशन कर दिया हमने 2,000 का। ओके, देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, कैश और बैंक के बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। अगर आपको क्वेश्चन में एसेट्स में कैश या बैंक का बैलेंस गिवन है बच्चे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। वाई, क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज पहला ही पॉइंट हमने डिस्कस किया कि वो एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी, बट कैश और बैंक का बैलेंस तो ऑलरेडी कैश है हमारा, कैश और बैंक का बैलेंस तो हमारा ऑलरेडी कैश है। हमने तो वो डिस्कस किया था कि वो चीजें जो कैश की फॉर्म में होती हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश वाली आइटम्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बट जो चीज ऑलरेडी कैश या बैंक का बैलेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। एसेट्स का लास्ट पॉइंट बच्चे कि अगर कोई भी एसेट्स है हमारी उसको बुक वैल्यू पे मेंशन करेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई भी एसेट्स दे रखी है आपको तो उसकी बुक वैल्यू पे उसे मेंशन करके चलेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? तो 4 पॉइंट यही हुए हमारे। फर्स्ट पॉइंट तो वो जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो चीजें हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी, बस फिक्टिशियस एसेट्स ट्रांसफर नहीं की जाती। सेकंड पॉइंट आया कि अगर किसी एसेट्स के ऊपर प्रोविजन बना रखा है तो एसेट्स की ग्रोस वैल्यू ट्रांसफर की जाएगी। थर्ड पॉइंट आया कि कैश और जो बैंक का बैलेंस दे रखा होगा उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। फोर्थ पॉइंट आया लास्ट कि एसेट्स को उसकी ग्रोस वैल्यू पे ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, बुक वैल्यू पे मेंशन किया जाएगा अगर एसेट्स की कोई वैल्यू दे रखी है। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे एसेट्स से रिलेटेड पढ़े, अब यही 2-3 पॉइंट हम लाइबिलिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, देखो लाइबिलिटी से रिलेटेड जो पॉइंट दे रखे हैं बच्चे, फर्स्ट पॉइंट तो वो कि सबसे पहले रियलाइजेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी शो की जाती है। ठीक है, जब रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी को शो करके चलते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट में। अब थर्ड पार्टी का क्या मतलब है बेटा, जैसे ABC पार्टनर थे, हमने लोन लिया एज लोन, और नीचे एक और भी गिवन था मिसिज एज लोन। अब ए का लोन गिवन है, ए तो पार्टनर है,
अगर पार्टनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी लाइबिलिटी शो करते हैं? थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी शो करते हैं। मिसिज ए लोन, इज मिसिज ए इज अ पार्टनर? नो, मिसिज ए तो पार्टनर है नहीं बेटा। ए पार्टनर है, मिसिज ए की वाइफ थोड़ी पार्टनर है हमारे साथ। तो कहता है कि अगर मिसिज ए का लोन दे रखा है तो इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके चलोगे। ठीक है, तो जब रियलाइजेशन अकाउंट में आप लाइबिलिटीज को शो करते हो तो थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी शो की जाती है और कोई लाइबिलिटी वहां पे शो नहीं की जाती। क्लियर है? सेकंड पॉइंट बेटा, कोई अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कौन से? लाइक जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, रिजर्व फंड, इस तरह के। अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। रीजन सेम, ये जो जर्नल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, रिजर्व फंड है, किसके लिए है? ये पार्टनर्स के लिए है। और पार्टनर्स का जो लोन है वो कहाँ जाता? पार्टनर से रिलेटेड बातें तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर ही नहीं करते। पार्टनर से रिलेटेड बातें कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो इसीलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसे भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस तरह से यही बातें ध्यान रखनी है। अगर जैसे क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस गिवन था, हमने डिस्कस किया था, शो नहीं करते, तो कहाँ जाती हैं वो? हमारे कैश अकाउंट में मेंशन की जाती है। ठीक है, सेम अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स गिवन है हमें तो उससे हम कहाँ पे मेंशन करके चलेंगे? अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसे कहाँ मेंशन करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मेंशन करके चलेंगे। ठीक है, तो आज हमने यही पॉइंट सीखा बच्चे कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके चलते हैं। कल इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो बच्चे कल की वीडियो में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। कल हम नेक्स्ट टॉपिक इसी से आगे का नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।